गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीके कुशवाहा पुनः एक बार एआरडी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा एडवांस जीएस सेट का प्रैक्टिस चल रहा है, अभी तक मैंने 4 सेट प्रोवाइड किया आपके पास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। रेगुलर बने रहिए, देखिए बेनिफिट तो होगा ही, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज हम सेट नंबर 5 लेके आए हैं, तो टाइम बर्बाद ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिएगा, फिर वैसे ही 5-5 का सेट बन के आएगा और आप स्क्रीन पे देखेंगे और अपने मन से बनाएंगे। लास्ट में नंबर मार्क्स कमेंट करना है, ना कि मोबाइल नंबर, ठीक है। सो प्लीज देखिएगा, स्टार्ट नाउ प्लीज। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, ध्यान दीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1949, 1 अप्रैल 1949, 1 जनवरी 1935, 1 अप्रैल 1935। काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होते हैं, बनाइए क्या होगा। चलिए, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था इसका, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? याद दीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण आपको किया गया 1 जनवरी 1949 को। इसकी स्थापना किस आयोग के आधार पर? हिल्टन यंग आयोग, याद रखिएगा, हिल्टन यंग आयोग के आधार पर आरबीआई की स्थापना वास्तव में 1934 में की गई थी, लेकिन सुचारू रूप से काम 1 अप्रैल 1935 को किया जाना हुआ। सो इसके स्थापना का समय दिया जाता है 1 अप्रैल 1935 को ही, ठीक है। किस आयोग के आधार पर? हिल्टन यंग आयोग के आधार पर। और जब इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली और बात है कि 19 जुलाई 1969 को 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और फिर 6 अन्य बैंकों का 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब? 1980 में। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के आधार पर कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण अलग है, स्थापना अलग है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। चलिए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बोला जाता है उसको पक्का नोट कर ले, कहीं पे फायदा करेगा बहुत ज्यादा। ये जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ वही एग्जाम में आए, लेकिन एक्स्ट्रा जो बोल रहे हैं उसके बारे में आप नोट करके रख ले और बार बार चीजों को देखें। वीडियो देखने पर देखिएगा, अभी याद रहेगा, बाद में भूल जाते हैं, तो प्लीज इसको नोट बना लें। अभी डायरेक्ट देख के आंसर बनाएं, उसके बाद इसको दोबारा देखें और पॉज करके नोट बनाते जाएं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बोला जाता है उसको नोट भी कर लें। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये देखिए, मुंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली और लाहौर। अब तो पहले मुंबई जी नहीं, नई दिल्ली में हुआ था। और सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा सेकंड वाला हुआ था, सेकंड आपका हो गया था 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरा हुआ था, थर्ड हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। ध्यान देंगे, 2 दिन की गैप पे चल रहा। पहला 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा 11 दिसंबर 1946 को, तीसरा 13 दिसंबर 1946 को, और सभी दिल्ली में ही हुए थे। इसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी है, सिन्हा, तो ये अस्थायी थे। फिर भी प्रथम अध्यक्ष का जिक्र आया तो सचिदानंद सिन्हा को मानेंगे। और उसके सेकंड डे जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरा अधिवेशन हुआ तो उसमें क्या कर दिया गया? इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब क्वेश्चन किया जाए कि प्रथम अध्यक्ष तो सचिदानंद सिन्हा, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बोले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, और वो अधिवेशन हुआ था कहाँ? नई दिल्ली। तो क्वेश्चन था संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। और कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हुई? प्लासी, बक्सर, कर्नाटक और बंगाल युद्ध। चलिए मारिए, चलिए बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764।
और प्लासी का युद्ध 1757। अरे बंगाल युद्ध भी वही प्लासी का युद्ध है, प्लासी चूंकि बंगाल में ही है तो 1757 ही मानेंगे इसको। कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 तक चला था। तो ध्यान देंगे कि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हुई थी। दीवानी सत्ता प्राप्त हुआ था बक्सर के युद्ध में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। और प्लासी का युद्ध 1757। कर्नाटक का युद्ध 1746 से 48 और बंगाल का जो युद्ध हुआ यही प्लासी का युद्ध को ही बंगाल का युद्ध माना गया है। जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज राजदूत, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन में है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस बात को। तो जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम राजदूत कौन थे? सर टॉमस रो, हॉकिंस, हेस्टिंग और रॉल्फ फिंच। क्या मानेंगे? यहां अंग्रेज राजदूत है तो राजदूत थे सर टॉमस रो, केवल अंग्रेज बोलता, प्रथम अंग्रेज बोलता। जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज यदि बोला जाता तो बात कुछ और होती। उस कंडीशन में कैप्टन हॉकिंस हो जाते। कैप्टन हॉकिंस। ध्यान दीजिए यहां पे जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज तो कैप्टन हॉकिंस, लेकिन यहां पे पूछा गया जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज राजदूत, इसलिए कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप सेट अलग अलग पढ़ते हैं, अलग अलग आंसर मिल जाता होगा, कभी मिल जाता होगा ये कैप्टन हॉकिंस, कभी सर टॉमस रो, ऐसा कोई बात नहीं है। अंग्रेज बोलेगा कैप्टन हॉकिंस और लेकिन यहाँ राजदूत बोला जाएगा तो सर टॉमस रो थे। चलिए रॉल्फ फिंच किनके दरबार में? अकबर के दरबार में आए थे। अकबर के दरबार में कब आए थे? 1588 ईस्वी में आए थे। 1588 ईस्वी में आए थे। और कैप्टन हॉकिंस कब आए थे? 1609 ईस्वी में आए थे। याद रखिएगा जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो और जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस और अकबर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच। याद रखेंगे 4 लोग आए थे लेकिन सबसे पहले ही आए थे, रॉल्फ फिंच आए थे। तो चीजों को याद रखें, रिलेट करके याद रखें, नोट बना ले प्लीज। और उसके बाद देखिए वजह आपको बनता है कि नहीं, इसके अलावा कुछ आता भी नहीं एग्जाम में। अगर गौर फरमाते हैं, सेट मारते हैं तो पता चलता होगा। प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन को यहाँ बनाए और देखिए कुछ बनता है कि नहीं इसके माध्यम से। बिल्कुल बनेंगे जी। चलिए शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा। याद रखिए थोड़ा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के तट पर है? तो कावेरी नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे? कावेरी नदी के तट पे, आंध्र प्रदेश में। फिर से 5 क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सोल्व करेंगे, अपने मन से सोल्व करेंगे और आता है तो लगाएंगे, अदरवाइज गेसिंग नहीं करेंगे। निम्न में से किसका सबसे मोटा दीवार होता है? जो वॉल होता है किसका सबसे ज्यादा मोटा है? बायां लिंग, बायां नीला, दायां लिंग, दायां नीला। मतलब फाइनल बात है कि हर से रिलेटिव है। हृदय के, मनुष्य के हृदय को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है ना? 4 पार्ट में बटे हुए हैं। आता एग्जाम में कि हृदय कितने भागों में बटा हुआ? हार्ट जो है आपका 4 चैम्बर होते हैं इसमें। तो बायां लिंग, बायां नीला, दायां लिंग, दायां नीला। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे मोटा दीवार किसका होता है? तो क्या हमारे कंफ्यूजन होगा? चलिए बायां नीला, हार्ट 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। तो क्लियर है, 70 से 72 बार धड़कता है हृदय। और जब हृदय धड़कता है तो उसका आवाज कैसा होता है? साउंड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि साउंड कैसा होता है? लब डब। हृदय का साउंड कैसा होता है? जो आप आला जिसे बोलते हो लगा के देखता है डॉक्टर तो उसका आवाज देता है कैसा? लब डब। तो लोग परेशान है लब करके। चलिए उसके बाद देखिए 70 से 72 बार धड़कते हैं, उसका साउंड क्या होता है? लब डब का। और बायां लिंग सबसे मोटा होता है इसका दीवार और ये 4 चैम्बर में बटे होते हैं। और एक बात और, जब हृदय धड़कती है तो जब संकुचन होता है, मतलब सिकुड़न होता है, सिकुड़ता है वो, तो एक ब्लड प्रेशर, एक प्रेशर बनाता है वो, रक्त का प्रेशर होता है, उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर।
ये कितना होता है 120 mm पारे के दाब के बराबर होता है, mm पारे के दाब के बराबर होता है। और जब शीतलन होता है, फैलता है, तो डाईअस्टोली प्रेशर इसको कहते हैं, ये होता है 80 mm पारे के दाब के बराबर। इसलिए मनुष्य का जो बीपी होता है, बीपी ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80। देखे होंगे 120/80। ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक और नीचे वाला होता है डायस्टोलिक। मतलब मनुष्य का रक्तदाब चाप कितना होता है 120/80। 120 क्या है सिस्टोलिक है और 80 क्या है डायस्टोलिक है। ध्यान दीजिएगा, जब सिकुड़ता है हाथ तो 120 mm पारे के दाब के बराबर दाब बनाता है नसों में, और जब वो शीतलन होता है, फैलता है, तो 80 mm पारे के दाब के बराबर होता है। ध्यान देंगे। चलिए इस प्रकार से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बोला जा रहा है उसको नोट जरूर करें। ऊंट का कुबड़ होता है, तो ऊंट का कुबड़ आते ही जानते हैं। ऊंट का कुबड़ क्या करता है, वो बसा अपने कुबड़ में बना के रखता है। उसके कुबड़ में क्या होता है, बसा होता है, जिसको पानी की आवश्यकता होती है तो उसको पूरा कर लेता है। ऊंट का कुबड़ होता है हड्डी, उपास्थि, पेशी, संयोजी ऊतक। तो क्या हो जाएगा, चलिए संयोजी ऊतक होता है, और इसमें क्या जमा होता है, बसा होता है। ऊंट को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज। चलिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, नहीं 9, 10, 15, 5। चलिए तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं, और कितने वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए होते हैं। और प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 जज जो न्यायाधीश होते हैं अवकाश ग्रहण करते हैं। अवकाश रिटायरमेंट इनका होता है, तो कितना हो गया, 3 वर्ष पर 5, फिर 3 वर्ष पर 5, फिर 3 वर्ष पर 5, इन्हें रिपीट होते जाते हैं। चलिए तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15, प्रत्येक 3 साल पे 5 से 10 रिटायरमेंट होता है उनका, और कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 9 साल के लिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में, इसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग में, ध्यान देंगे। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भाग कितने हैं, भाग उसके संविधान में जो भाग है 5, और अनुच्छेद आर्टिकल जो है 70 आर्टिकल इसमें है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को अच्छे से नोट करेंगे। हो गया। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का के न्यायाधीशों की संख्या 15, 9 वर्ष के लिए, प्रत्येक 3 वर्ष पर कितना, 5 जज रिटायर अवकाश लेंगे। इसका मुख्यालय द हेग है। भाग 5, भाग बोले अध्याय बोल दीजिए, अध्याय भी बोलेगा तो यही है, अध्याय या भाग 5, और अनुच्छेदों की संख्या 70। याद रखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन से कितना 6, 7, 8 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चन में लगभग हम 100 क्वेश्चन क्लियर करते हैं। आपको आधा घंटा में 100 क्वेश्चन क्लियर करते हैं। इसको नोट के रूप में बना लीजिए, काफी बेहतर होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आने वाले एग्जाम में से बाहर क्वेश्चन नहीं होंगे, और चूंकि करंट नहीं है तो चेंजेबल भी नहीं है, इसलिए लंबे समय तक याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम कभी भी ले कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि बस अगले दिन एग्जाम है तब याद रहेगा, ऐसे नहीं होता है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भार का अनुपात क्या होगा, देखिए 1:2, 2:1, 1:8, 8:1। तो क्या होता है, जल का H2O। और आंसर जल्दी, चलिए होंगे 1:8। क्यों होंगे, तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो 1 × 2 ऐसे कितना होता है 16, 1:8 हो जाएगा। लेकिन नहीं अणु की संख्या का अनुपात बोल देगा तो क्या हो जाएगा, H2O तो इसे 2 है 1 है, तो उस कंडीशन में 2:1 हो जाता है। तो परमाणु भार बोलेगा तो 1:8, अणुओं की संख्या का अनुपात तो 2:1 हो जाता है। दोनों क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सोच के मारना होगा। पनीर चीज बनाने में किस किण्वन का उपयोग होता है, पनीर का सब्जी खाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो पनीर बनाने में किसका, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इमाइलेज। एक क्वेश्चन के आगे बोल देता हूं, तब तक आप आंसर बना लीजिए। एक बार एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत में कौन सा पदार्थ ज्यादा लाभदायक है, तो सबसे ज्यादा लाभदायक क्या है, पनीर ऑप्शन रहेगा वहां पे, और पनीर मार के निकल जाएगा। टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत पनीर से किया जा सकता है। चलिए
तो पनीर के निर्माण में किस किण्वन का, रेनिन का उपयोग होता है। फिर से 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व करेंगे। कौन सी नदी, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी नदी विषुवत रेखा यानी विषुवत वृत्त, या इसको लिख सकते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है ना, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली मारिए, लिम्पोपो, कांगो, नील, अमेजन। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, मारिए एग्जाम में भी यही होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ टेक्निक दे रहे हैं, अच्छे से रखिएगा। विषुवत से 20 हो रहा है, 20 कब आएगा, जब कोई काटेगा, सांप काटेगा तब तो 20 नहीं चढ़ेगा। तो 20 कब आएगा, जब काटेगा। कैसे काटना, अभी से 20, मतलब विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाला कांगो नदी, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा, मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो, और विषुवत रेखा को कांगो। तो ध्यान दीजिए, एग्जाम में लिम्पोपो और कांगो दोनों होंगे, वहां कंफ्यूजन नहीं करना है। विषुवत से 20 और कांगो से काटना होता है। कैसे काटना, सांप काटेगा 20 चढ़ेगा, तो विषुवत कांगो नदी और लिम्पोपो मकर रेखा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। यहां देखिए, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी मतलब इस चौड़ाई के लेकर के इसमें पानी सबसे ज्यादा होता है, और नील नदी सबसे लंबी नदी है। आगे प्रकाश संश्लेषण है, बताइए उष्माशोषीय प्रक्रम, उष्माक्षेपी प्रक्रम, उदासीन प्रक्रम, ताप स्थैतिक प्रक्रम। प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, तो ध्यान देंगे, बताइए। चलिए बनाइए। कभी पेड़ के नीचे गए दिन में, तो देखिए किसी भी पेड़ के नीचे आप खड़े होते हैं तो दिन में ठंडा महसूस होता है, तो पक्की बात है उष्मा वहां से घट गया है। और दिन में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण पक्की बात है कि उस आसपास के एरिया को क्या करता है, उष्मा को ग्रहण कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है। तो पक्की बात है उष्मा को ग्रहण किया और रात में छोड़ देता है। तो रात में क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो आप इससे छाड़ सकते थे कि उसमें क्या है, छोड़ रहा है कि ले रहा है। तो मॉर्निंग में पूरा डे में क्या करता है, लेता है, तब तो वहां पे पौधे के आसपास ठंडा महसूस होता है। तो उसमें शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। मदुरई राजधानी है, चलिए मदुरई चोलों की, पल्लवों की, पांड्यों के राष्ट्रकूटों की। गेसिंग मत कीजिए, दिमाग पर जोर मत दीजिए, ज्यादा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा आंसर बाहर है। मदुरई को क्या किया गया है, मंदिरों का शहर, और मंदिर में कौन होते हैं, पंडित होता है। चलिए, तो पांड्यों की राजधानी हो गई। मदुरई किसका है, मंदिरों का, मदुरई मंदिरों का शहर है, देवताओं का शहर है, और मंदिर में कौन मिलते हैं, पंडित जी मिलते हैं। तो पांड्यों की राजधानी मदुरई। क्लियर, तो याद कीजिएगा, भूल जाइएगा, पता नहीं चलेगा पल्लव राष्ट्रकूट क्या क्या है, वो आलतू फालतू मत कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कम पढ़िए, सही पढ़िए। दिन भर रट्टा मारने से बुक ले लेते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, पर उससे कोई फायदा थोड़े है। एग्जाम में बैठोगे फिर कंफ्यूजन दूर करो यार, आप तो पढ़ ही रहे, हमको पता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। चलिए, इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1949 को। चौबीस जनवरी 1950 होगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और ध्यान दीजिएगा, प्रथम बैठक 9 दिसंबर, थोड़ी देर पहले बताया, पहला क्वेश्चन दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। आंशिक रूप से कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब लागू हुआ आंशिक रूप से, 26 नवंबर 1949, और पूर्णतः 26 जनवरी 1950, जिस दिन से हम लोग गणतंत्र साबित हो गए। उसके बाद अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। कहां, नई दिल्ली। यदि दो समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, कितना होगा। चलिए बनाइए, आसान क्वेश्चन। एग्जाम में बैठेंगे, एनटीपीसी वगैरह के एग्जाम में जाएंगे, जनरली एग्जाम में 1-2 न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है 360/θ।
लेकिन सम में आ जाएगा तो ये घटा दिया, क्योंकि प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा ओड नंबर में होता है। तो कितना है 360/45, तो कितना आ रहा है 8 आ गया। तो 8 नहीं होगा, -1 कर देंगे, कितना 7, आंसर हो जाएगा। यदि सम हो, सम तो -1 कर देंगे, सम हो तो -1 कर देंगे, विषम हो तो छोड़ देंगे। ओड नंबर आएगा तो या क्या आ गया 360/45, 8 आ रहा था तो क्या कर दिया घटा के 7 लाए। हमेशा ओड नंबर में ही प्रतिबिंबों की संख्या होगी। चलिए स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन फिर से सोल्व करेंगे। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन, सल्फर, बोरॉन, निकेल। तो देखिए यहाँ पे सल्फर होगा क्या, ये नहीं, कार्बन होगा। तो टायर वगैरह देखे, ट्यूब, टायर ट्यूब जो भी बनते हैं उसमें कार्बन मिलाया जाता है कठोर बनाने के लिए। हम क्वेश्चन क्या था, कठोर बनाने के लिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रबड़ में क्या मिलाया जाता है, सल्फर डाल के उसको खोलाया जाता है, उसको बल्कनीकरण कहते हैं। लेकिन प्रत्यास्थ करने के लिए, किसके लिए, प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक बनाने के लिए क्या मिलाया जाएगा, सल्फर। लेकिन कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, कार्बन। और रबड़ का बल्कनीकरण क्या किससे होता है, सल्फर से होता है, सल्फर डाल के उसको खोलाया जाता है। लेकिन कठोर बनाने के लिए कार्बन, याद रखिए। कौन सा ब्रिगेडियर आजाद हिंद फौज का हिस्सा नहीं था? गांधी ब्रिगेडियर, पटेल ब्रिगेडियर, सुभाष ब्रिगेडियर, नेहरू ब्रिगेडियर। चलिए बनाइए। अब तक आपने सुना होगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था। ध्यान दीजिए, रास बिहारी बोस ने किया था। लेकिन 1943 ईस्वी में, सिंगापुर में था, 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस इसको आगे लेके गए। तो 43 में तो स्थापना वास्तव में किए थे रास बिहारी बोस, और आगे चल के इसका कमान किन्होंने संभाला था, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में। तो कहा जाता है कौन सा ब्रिगेड आजाद हिंद फौज का हिस्सा नहीं था? ये तो पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ लेंगे आई होप। तो गांधी ब्रिगेडियर, पटेल ब्रिगेडियर, सुभाष ब्रिगेडियर, नेहरू ब्रिगेडियर बना दी। चलिए, पटेल ब्रिगेडियर नहीं थे, गांधी ब्रिगेडियर थे, सुभाष ब्रिगेडियर था, नेहरू ब्रिगेडियर, और एक महिला रेजिमेंट था, लक्ष्मी बाई ब्रिगेडियर। यहां लिख देते हैं, लक्ष्मी बाई ब्रिगेड। ये महिला रेजिमेंट था, किसमें, आजाद हिंद फौज में। याद रखिएगा थोड़ा उसको। कौन सुमेलित नहीं है? अमृत बाजार, सुशील कुमार घोष, मीरतुल्ला अखबार, राजा राम मोहन राय, इंडिया मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष, द लीडर, गोपाल कृष्ण गोखले। जल्दी बनाइए। तो जी हाँ, द लीडर गलत हो जाएगा क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, यहाँ थे मदन मोहन मालवीय। द लीडर पत्रिका किनके द्वारा निकाला जाता था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मीरतुल्ला अखबार, राजा राम मोहन राय, इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष थे। आगे, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन है? आर्द्र मतलब ह्यूमिडिटी होना चाहिए, नमी की मात्रा सबसे अधिक कहाँ होती है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। जल्दी, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका में सबसे आर्द्र महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, और सबसे संसार में सबसे आर्द्र स्थान यदि बोले तो हो जाएगा भारत का मानसीराम। या सबसे ज्यादा वर्षा होता है, पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम, भारत, मेघालय में होता है। ठीक है, तो आर्द्र स्थान मानसीराम संसार में सबसे अधिक। अब पूरे महाद्वीप की लिया जाए, देश नहीं महाद्वीप कर रहा है, तो दक्षिणी अमेरिका। पृथ्वी अपने कक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाती है? 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 63.5 डिग्री, 28.5 डिग्री। देखिए तो यहाँ पे ध्यान देना, कक्ष और अक्ष में बहुत अंतर होता है। अक्ष मतलब एक्सिस होता है, तो अपने कक्ष के साथ 66.5 डिग्री, यही कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। तो अपने कक्ष के साथ रट्टा मार लीजिए, कक्ष के साथ 66.5 डिग्री और अक्ष के साथ एक्सिस के साथ बनाता है कितना, 23.5 डिग्री का। दोनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
चलिए स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन आपके पास सॉल्व करेंगे थोड़ा तेजी में। संतान अंतरराष्ट्रीय हवाएं कहाँ चलती हैं? स्विट्जरलैंड, जापान, अर्जेंटीना या कैलिफोर्निया? चलिए तो संतान कहाँ चलती है? कैलिफोर्निया में। बाकी के बारे में जान लेंगे हम। जापान में चलता है यामू। जापान में कौन सा हवा है? स्थानीय पवन यामू। और स्विट्जरलैंड में फॉन। फॉन के नाम सुने होंगे। फॉन स्विट्जरलैंड और अर्जेंटीना में चलता है जोंडा। चीजों को याद रखेंगे तो ध्यान दीजिए। संतान स्थानीय पवन कैलिफोर्निया, अर्जेंटीना में कौन? जोंडा, जापान में यामू, स्विट्जरलैंड में कौन? फॉन। पिछली बार दरोगा 2-3 बार लगातार आया है तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं वहां पे। और एनटीपीसी वगैरह में भी हर एग्जाम बीपीएससी तक में आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको इसे याद रखना चाहिए। चीजों को रिलेट करके याद रखिए, लंबे समय तक याद रहेंगे। देखिए दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दाबोलिम लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर, गोवा, हैदराबाद। जल्दी बनाइए। तो दाबोलिम कहाँ है? गोवा में। और पोर्ट ब्लेयर में क्या है? बीडी सावरकर। वीर सावरकर लिख सकते हैं, वीर सावरकर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? तो पोर्ट ब्लेयर। और दाबोलिम गोवा। और हैदराबाद में कौन सा है? राजीव गांधी। राजीव गांधी। और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश द्वारा पौधे में किस विटामिन का निर्माण होता है? अच्छे से बनिए। ए में ए, बी में बी, सी में सी और डी में डी है। कौन सा विटामिन होता है? डी। डी जी नहीं, विटामिन ए का निर्माण होता है। पौधा की बात चल रही है तो पौधे में किस विटामिन का निर्माण होता है? ए का। और डी हम लोग को मॉर्निंग आवर में सूर्य से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन एकमात्र है जो मनुष्य को मिलता है किससे? कौन सा विटामिन? डी है। लेकिन पौधे में विटामिन किस विटामिन का निर्माण होगा? विटामिन ए का निर्माण होता है। इनमें सबसे कम भेदन क्षमता किसका है? अल्फा, बीटा, गामा। या सभी का समान है? चलिए तो सबसे कम अल्फा का होता है। ध्यान दीजिएगा, जिस नाम हमेशा पढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा इससे ज्यादा बीटा का, इससे ज्यादा गामा का होता है। बस जिस नाम पढ़ते हैं इसकी भेदन क्षमता बढ़ दी जाती है। सबसे कम अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। प्लस माइनस ये आवेश हीन होते हैं। अल्फा प्लस, बीटा माइनस और गामा आवेश हीन होते हैं। अल्फा बीटा गामा जैसे पढ़ते हैं भेदन क्षमता बढ़ती जाती है। आगे चलिए, गर्भ मिलान का चयन करें। देखिए पहले हम लोग को एक अनुच्छेद एक आर्टिकल याद होता था, मार देते थे। आप पूछा गलत है जो खोजना है, मतलब चारों पता होगा तब तो गलत छाट पाइएगा। इसलिए लेवल हाई होते जा रहा है और हम लोग पढ़ाई लो करते जा रहे हैं। गलत मिलान का चयन करें। अंतरराष्ट्रीय परिषद 263, भारत का संचित निधि आर्टिकल 266, भारत का आकस्मिक निधि 268 आर्टिकल है, वित्त आयोग 280। पहले आता था सिर्फ वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल अनुच्छेद के तहत हुआ था? 280 मार के निकल गया। अब ऐसा नहीं, देखिए पूरा एक भी गलती है गया, इसलिए रट्टा मत मारिए, डिटेल्स पढ़िए, अच्छे से पढ़िए थोड़ा। तो चलिए आंसर सी हो। और आकस्मिक निधि का 268 से नहीं 267 में होगा। भारत का आकस्मिक निधि 267, अंतर्राज्यीय परिषद 263, भारत का संचित निधि 266। संचित के बाद आकस्मिक आता है, उसके बाद वित्त आयोग 280 के तहत। आई होप 25 क्वेश्चन का सेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे बने रहे क्वेश्चन को। आए बार बार मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि आप लोग जब वीडियो अपलोड आज होता है तो कल होके पढ़ते हैं, परसों होके पढ़ते हैं। क्या बहानेबाजी कर रहे हैं यार। छोटे छोटे टॉपिक जानबूझ के हम 100 नहीं करा सकते क्या? 100 भी करवा सकते हैं। मेरा स्टेमिना बहुत लंबा है, 100 भी करा सकते हैं, 200 भी करा सकते हैं। तो मैं क्यों छोटा छोटा पार्ट में दे रहा हूँ कि आप अच्छे से इसको स्टोर कर सको। एक ही बार टोटल देखिए थोड़ा ना होगा ऐसा, और आप धीरे 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 करके बढ़ते चला जाएगा। एक दिन में 25 क्वेश्चन देते हैं लेकिन 100 के आसपास क्रॉस करते हैं। तो डोज पर डे दे रहे हैं आधे घंटा का, तो इसको डोज की तरह लीजिए ना। दवा एक ही दिन खा लेगा तो ठीक थोड़ा ना हो जाता है। दवा तो टाइम से भी खाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है ना, कि टोटल दवा एक बार खा लीजिए। सो प्लीज आज हुआ है तो आप में जिज्ञासा होनी चाहिए कि 2 बजे मेरा वीडियो आराम को पढ़ लेना है।
ऐसा होना चाहिए, तब कुछ होता है यार। ऐसा थोड़ा होता है कि जखनी मन जखनी रात में पढ़ेंगे, नहीं कल पढ़ेंगे, आज काम कर रहे हैं। क्या काम है? विद्यार्थी का काम पढ़ना पढ़ना और पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आपका काम है। लेकिन आप तो और काम निकालते हैं, कभी व्हाट्सएप पे चैटिंग, फेसबुक पे चैटिंग, क्या बना के रख दिया यार। सॉरी, बुरा लगा तो माफ कीजिएगा, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। प्लीज समय से बनाएं, बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत के साथ हम क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, हम भी बहुत मुश्किल से आ पाते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम भी लॉक रहते हैं। सो प्लीज वैल्यू दीजिए दूसरे का, मेहनत का वैल्यू दीजिए और समय का वैल्यू दीजिए, तब सक्सेस होइएगा जीवन में। ठीक, थैंक यू, कल मिलते हैं। कल हम लोग जीएस को थोड़ा सा स्टे करेंगे एक दिन के लिए। कल हम लोग जादुई पढ़ाई करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, विदाउट एनी फॉर्मूला। हम आपको एक क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर देंगे। आप देखते ही खुश हो जाओगे, एग्जाम में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आएगा काफी खुश हो जाओगे, क्योंकि काफी इजी वे में आप बना सकते हैं। देखते ही आप सबसे पहले बनाओगे, मेरा वादा रहा। सो प्लीज कल तक का वेट कीजिए, कल हम आ रहे हैं आपको प्रॉफिट और लॉस लेकर के, उसके बाद कंटिन्यू जीएस का सेट चलता रहेगा।